Good morning, everyone. Am I audible? आवाज आ रही सबको? ओके, चलो लेट अस स्टार्ट। तो हमने डेथ ऑफ पार्टनर की थ्योरी जो है कंप्लीट कर ली है। ओके, आज हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उससे हम लोग शुरुआत करेंगे डेथ ऑफ पार्टनर की। जैसे मैंने कहा, डेथ विल बी सिमिलर लाइक रिटायरमेंट। डेथ जो है वो रिटायरमेंट की तरह ही होगी। एक आध एडजस्टमेंट जो है वो थोड़ी सी अलग आएगी, लेकिन बाकी जो पार्ट है वो सेम उसी तरह से होगा जैसे हमने रिटायरमेंट में किया है। ओके, तो देखिए क्या दिया है उन्होंने। राजेश, राकेश एंड महेश वेर इक्वल पार्टनर्स। तो तीन पार्टनर्स है, राजेश, राकेश और महेश, एंड दे आर इक्वल पार्टनर्स। ओके, तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1:1। ओके, तो दे आर इक्वल पार्टनर्स। Their balance sheet was as follows on 31st March 2019। तो उनके हमें बैलेंस शीट दी है 31st March 2019 की। ओके, बैलेंस शीट में देखिए क्या क्या है। लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल बैलेंसेस है तीनों के, राजेश, राकेश और महेश। इसके अलावा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और बैंक लोन। तो टोटल 4 लाइबिलिटीज है, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और बैंक लोन। एसेट साइड पे देखिए क्या क्या है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है हमारे पास, फर्नीचर है, डेटर्स है, स्टॉक है और कैश है। तो टोटल 5 एसेट्स है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दी है। नीचे देखिए क्या दिया है उन्होंने। मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30th जून। तो डिसीज पार्टनर जो है वो है राजेश के, जिसकी मौत हो गई है वो है राजेश। और उसकी मौत कब हो गई है? तो इट इज ऑन 30th जून 2019, 30 जून 2019। एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वेर एग्रीड। तो उसकी मौत होने के बाद फिर हम लोग जो है कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। कौन से एडजस्टमेंट से देखिए। फर्नीचर वॉज टू बी एडजस्टेड टू इट्स मार्केट प्राइस ऑफ ₹3,40,000। फर्नीचर जो है हमारे पास 3 लाख पीस का, उसकी अभी मार्केट प्राइस हो गई है 3,40,000। तो वैल्यू इसकी इंक्रीज हो गई है, तो देयर इज एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई है, एप्रिसिएशन हुआ है। इसके लिए हम लोग एप्रिसिएशन का इफेक्ट देंगे और उसको एडजस्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने। लैंड एंड बिल्डिंग वाज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको डेप्रिसिएट करना है 10% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग है हमारे पास 4 लाख रुपीस की, तो उसको 10% से हम लोग जो है डेप्रीसिएट करेंगे। डेप्रीसिएट मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग एसेट के ऊपर, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10%। उसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है। प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। तो हमारे पास डेटर्स है 3 लाख रुपए के, उसमें से 5% डेटर्स ऐसे है कि जो डाउटफुल है, आएंगे कि नहीं पता नहीं हमें। तो ऐसे समय पे जहां पे डाउट है हमें, हम लोग एज्यूम करेंगे कि 5% डेटर्स नहीं आएंगे। तो डेटर्स में से 5% अमाउंट हम लोग माइनस कर देंगे एज
RDD। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम पे हम लोग डेटर्स में से 5% अमाउंट जो है वो हटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो उसकी वजह से डेटर्स की वैल्यू जो है 5% से कम हो जाएगी। तो उसका इफेक्ट हम लोग देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, उसको एडजस्ट किया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके। और लास्ट में उन्होंने क्या दिया है, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश is to be calculated on the basis of last year's profit which was rupees 1,80,000। तो मिस्टर राजेश जो है उसकी मौत जब हुई, डेट ऑफ डेथ कब मौत हो गई है उसकी, 30th जून। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 30th जून तक का प्रॉफिट देंगे। अभी मिस्टर राजेश कितने महीने बिजनेस में था, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो अप्रैल में था, मई में था और जून भी था। 30 जून को उसकी मौत हो गई, मतलब जून भी पूरा था। तो इसका मतलब टोटल वो करंट फाइनेंशियल ईयर में 3 मंथ्स था। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसमें से राजेश का जो शेयर होगा वो उसको दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो है 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसमें से जितना राजेश का शेयर होगा वो उसको पे करेंगे। लेकिन अभी ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। पिछले साल का प्रॉफिट हमारा हुआ था 1,80,000, तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि इस साल भी उसके आसपास ही होगा, 1,80,000 के आसपास ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साल भी 1,80,000 होगा ऐसे अज्यूम करेंगे और उसमें से राजेश का शेयर 3 महीने का निकाल के उसको पे कर देंगे। तो उसको एडजस्ट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। तो मैंने परसों की थोड़ा सा सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़ी है। तो पढ़ा क्या आपने सस्पेंस अकाउंट के बारे में? डिड यू रीड अबाउट सस्पेंस अकाउंट? अगर नहीं पढ़ा तो आज पढ़िए जरूर। ओके, मैं कल आपको फिर से पूछूंगा और उसके बारे में जो है मैं चाहता हूं कि आप डिस्कशन करो। तो आज थोड़ा सा सस्पेंस अकाउंट के बारे में पढ़ो। व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, उसका कब इस्तेमाल किया जाता है, डेबिट क्रेडिट का क्या इफेक्ट होता है, उसको एसेट लाइबिलिटी में कब दिखाया जाता है, इस थोड़ी सी चीजें जो है आप गूगल करोगे तो भी आपको सारी चीजें जो है आ जाएगी। तो गूगल करो सस्पेंस अकाउंट इन अकाउंटिंग, तो आपको सारे डिटेल्स आ जाएंगे। उसको एक बार पढ़ो और फिर उसके बारे में जो है डिस्कशन करो। ओके। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो तीनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। एंड बैलेंस शीट ऑफ कंटिन्यूइंग फर्म, बैलेंस शीट भी हम लोग यहाँ पे जो है प्रिपेयर करेंगे। ओके। अभी यहाँ पे एक चीज जो है वो अनसर्टन है, जो भी डिसीज पार्टनर है, ओके, जो भी डिसीज पार्टनर है मिस्टर राजेश, उनकी जो अमाउंट पेएबल होगी वो हमें उनको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी मौत हो गई है। तो उनको उनका हिसाब करके उनका जितना भी कैपिटल बिजनेस में बचा होगा उसको हमें उसको वापस करना पड़ेगा। उसके जो फैमिली मेंबर्स, लीगल हेयर्स, एग्जीक्यूटर्स होंगे, उनको हमें वापस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ दिया नहीं है क्या करना है उसको, कैसे करना है। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम करेंगे, जब भी याद रखिए इसको, जब भी आपको इस तरह से अमाउंट पेएबल के बारे में कुछ दिया नहीं है, there is nothing mentioned about amount payable to the deceased partner, ऐसे समय पे अज्यूम करो कि वो जो अमाउंट होगी उसको हम लोग इमीडिएटली कैश में पे नहीं करेंगे, इट विल बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ओके, जब भी कैश का पार्ट होगा आपको क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि उसको कैश में पे करो। लेकिन जहाँ पे मेंशन नहीं है वहां पे हम लोग अज्यूम करेंगे कि उसको जो है लोन में ट्रांसफर करना है। समझ में आया रफली प्रॉब्लम कैसे होगा? यस, नो? ओके।
अभी सेम उसी तरह से प्रॉब्लम है जैसे हमने रिटायरमेंट में देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी है। ओके, तीनों टॉपिक्स एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में क्वेश्चन पेपर का जो पार्ट होगा, मतलब प्रॉब्लम का जो पार्ट होगा वो सिमिलर होगा। मतलब आपको बैलेंस शीट दी जाएगी और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे और उसके आधार पे जो है हमें प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना है। तो तीनों ही जगह हमने देखा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट जो है वो भी हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जो है प्रिपेयर करेंगे। ओके, अभी बैलेंस शीट कब की होगी? इट विल बी ऑन 1 जुलाई, क्योंकि 30 जून को हम लोग एज्यूम करेंगे कि उसकी मौत हो गई है, तो उसके इमीडिएटली नेक्स्ट डे पे हम लोग जो है बैलेंस शीट बना सकते हैं, या फिर उसी दिन बनाई तो भी चल सकता है। तो वी कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन 30 जून और इट कैन बी ऑन 1 जुलाई। लेकिन हम लोग ये तीन चीजें बनाएंगे, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा और तीसरा बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। ओके, अभी इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सेम उसी तरह से जैसे हमने एडमिशन, रिटायरमेंट में किया था। सबसे पहले हम लोग ये जो बैलेंस शीट है इसको खाली कर देंगे। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट है उसको पहले हम लोग खाली कर देंगे। उसमें से जो एसेट्स और लाइबिलिटीज है उनको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगी उनको पहले ट्रांसफर कर लेंगे। ओके, सो ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड। तो उनको पहले हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। एसेट्स जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जाएगी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, और कैपिटल बैलेंसेस जो है उसको हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। तो यहाँ पे उसको हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक लोन ये जाएगा नए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे, और ये जो सारी एसेट्स है ये जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। उसमें से लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और डेटर्स इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो ये इनर में लिखेंगे, बाकी जो भी है उसको डायरेक्टली आउटर में लिखा जाएगा। समझ में आया पोस्टिंग का पार्ट? तो पहले हम लोग सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है उनको ट्रांसफर कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले उन्होंने कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं, उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग ये जो बैलेंस है इसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राजेश का कैपिटल है बिजनेस में 5 लाख, राकेश का कैपिटल है 2 लाख और महेश का भी कैपिटल है 2 लाख। तो यहाँ पे तीनों का कैपिटल हमने ट्रांसफर कर लिया है। राजेश, राकेश और महेश तीनों का कैपिटल हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, उसके बाद लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे हम लोग। पहले क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स को हम लोग ट्रांसफर करेंगे नए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है उनको लिखेंगे हम लोग, कितना है क्रेडिटर्स? 90,000। तो यहाँ पे नए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में सबसे पहला आइटम आएगा क्रेडिटर्स, अमाउंट विल बी 90,000। उसके बाद दूसरी लाइबिलिटी है हमारी बिल्स पेएबल 60,000, उसको भी लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे बिल्स पेएबल। तो उसको भी ट्रांसफर करेंगे हम लोग नए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बिल्स पेएबल 60,000। और उसके बाद तीसरी जो लाइबिलिटी है हमारी बैंक लोन 1,50,000, उसको भी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे बैंक 1,50,000। तो इस तरह से लाइबिलिटी साइड जो है उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। कैपिटल बैलेंसेस हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, और एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और बैंक लोन इसको दिखाएंगे हम लोग नए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ओके, एसेट साइड पे आएंगे। अभी एसेट्स में सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग, उसको लिखेंगे हम लोग एसेट साइड पे।
तो यहाँ पे आएगा लैंड एंड बिल्डिंग। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिख देंगे हम लोग 4 लाख। उसके बाद अगली एसेट है हमारी फर्नीचर 3 लाख, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो उसको भी इनर में लिख देंगे हम लोग फर्नीचर 3 लाख। तो यहाँ पे फर्नीचर भी हम लोग लिखेंगे नए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो फर्नीचर जो है उसको ट्रांसफर करेंगे नए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, उसके बाद डेटर्स है रुपीज, तो डेटर्स भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे नए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो यहाँ पे डेटर जो है उसको भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे नए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो डेटर्स भी जाएगा नए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। उसके बाद स्टॉक और कैश है तो वो भी हम लोग ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे स्टॉक और कैश। तो स्टॉक है हमारे पास 1 लाख रुपए का, अभी उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो उसको डायरेक्टली शिफ्ट कर देंगे हम लोग आउटर में। और कैश जो है वो भी हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे तो इसके लिए उसको भी हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे नए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, तो एसेट साइड पे सारे एसेट जो है उनको हमने ट्रांसफर कर दिया है नए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, पोस्टिंग समझ में आई? कैपिटल बैलेंसेस कैपिटल के क्रेडिट में, लाइबिलिटीज जाएंगे लाइबिलिटी नए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे, एसेट्स सारे जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। पोस्टिंग समझ में आई यहाँ पे आपको? यस सर। ओके, पोस्टिंग के कम से कम आपको आधे मार्क्स तो भी मिल जाएंगे। तो ये जनरली डेथ का जो प्रॉब्लम है ये 8 मार्क के लिए आता है हमें फॉर 8 मार्क्स। ओके, तो वी विल गेट एटलीस्ट 4 मार्क्स इफ वी डू पोस्टिंग। ओके, तो सिर्फ आपने पोस्टिंग भी की तो भी आपको कम से कम 4 मार्क्स जो है वहां पे मिल सकते हैं। लेकिन हमें जो है पूरे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट्स की तरफ जाएंगे। ओके, अभी एडजस्टमेंट्स में देखो क्या दिया उन्होंने, मिस्टर राजेश डाइड ऑन 30th जून, 30 जून को जो है मिस्टर राजेश की मौत हो गई है और हम लोग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। कौन से एडजस्टमेंट्स? तो फर्नीचर जो है उसकी एडजस्टेड मार्केट वैल्यू अभी है 3,40,000। हमारे पास फर्नीचर है 3 लाख रुपए का और अभी उसकी वैल्यू जो है वो हो गई है 3,40,000। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। देयर इज एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की जो वैल्यू है उसमें एप्रिसिएशन हुआ है। तो पहले फर्नीचर 3 लाख रुपए का था, अभी उसकी वैल्यू हो गई है 3,40,000। तो इसका मतलब 40,000 से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो हम लोग एसेट की वैल्यू में 40,000 रुपए ऐड कर देंगे, उसको कहा जाएगा एप्रिसिएशन। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर में हम लोग एप्रिसिएशन ऐड करेंगे 40,000। तो मार्केट वैल्यू जो है अभी उसकी वो हो गई है 3,40,000। तो फर्नीचर था हमारे पास 3 लाख रुपए का, उसको उसकी वैल्यू जो है 3,40,000 हो गई है। तो 40,000 से उसका एप्रिसिएशन हुआ है, हम लोग फर्नीचर में 40,000 रुपए ऐड करेंगे। दूसरा इफेक्ट, अभी इसकी वजह से फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो हमें गेन हुआ है और इसके लिए इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे फर्नीचर अमाउंट विल बी 40,000। तो फर्नीचर की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो गई है 40,000 से। पहले फर्नीचर था 3 लाख रुपए का, अभी उसकी वैल्यू हो गई है 3,40,000। इसका मतलब 40,000 से उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। हम लोग नए बैलेंस शीट के एसेट साइड पे फर्नीचर में 40,000 ऐड कर देंगे और दूसरा इफेक्ट दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। समझ में आई फर्नीचर के एडजस्टमेंट? यस सर। इजी है, अभी ये ऑलरेडी हमारा 2 बार हो चुका है रिवैल्यूएशन का पार्ट। ओके, तो इसमें जो है ज्यादा कुछ डिफिकल्टीज नहीं होंगी। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको हमें डेप्रिसिएट करना है 10% से। हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है और उसको हम लोग डेप्रिसिएट करेंगे 10% से। तो 10% कितना आएगा 4 लाख रुपीज के ऊपर? 40,000। 40,000 करेक्ट। तो 40,000 रुपए जो है हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर। तो अभी उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 3,60,000। तो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख रुपए का, उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 40,000 का।
तो अभी उसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 3,60,000। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग थी 4 लाख रुपए की, अभी उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 40,000, तो अभी उसकी वैल्यू हो जाएगी 3,60,000। डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो गई है, हमें लॉस हुआ है, और इसके लिए उसको एडजस्ट किया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जो है हम लोग लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट विल बी 40,000। तो 40,000 रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग जो है डेप्रिसिएट हुई है। हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखाएंगे, उसमें से 10% अमाउंट, 4 लाख में से 10% मतलब 40,000 रुपए हम लोग माइनस करेंगे। उसकी वजह से हमें लॉस हो गया है, तो इसके लिए वो 40,000 हम लोग एडजस्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइड आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। हमारे पास डेटर्स है 3 लाख रुपए के, और उसमें से 5% डेटर्स ऐसे है कि जो डाउटफुल है आएंगे कि नहीं पता नहीं। तो फिर ऐसे समय पे जहाँ पे डाउट है हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो नहीं आएंगे, हम लोग उसको निकाल देंगे, तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे। तो आरडीडी हम लोग उसमें से डिडक्ट कर देंगे, 5% आरडीडी माइनस कर देंगे। तो अभी 3 लाख रुपए के डेटर है, उसके ऊपर 5% आरडीडी हमें कैलकुलेट करना है, तो वो कितना है? 15,000। करेक्ट, तो दैट इज 15,000। वेरी गुड। तो 3 लाख माइनस 15,000, तो आउटर में आएगा 2,85,000। ओके, तो डेटर्स हमारे पास थे 3 लाख रुपए के, उसमें से आरडीडी का जो पार्ट है वो हम लोग हटा देंगे, आरडीडी हम लोग माइनस करेंगे 5% से, तो वो आएगा 15,000। तो 3 लाख में से 15,000 के डेटर्स ऐसे है कि जो डाउटफुल है, तो हम लोग उसको जो है हटा देंगे। अभी 2,85,000 के जो डेटर्स है वो श्योर है, उनकी हमें गारंटी है। तो पहले डेटर्स 3 लाख के थे, हमने उसमें से आरडीडी कम कर दिया, तो डेटर्स की वैल्यू कम हो गई। तो डेटर्स की वैल्यू कम हो गई तो हमारे लिए लॉस हो गया, इसके लिए हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू डेटर्स, अमाउंट विल 15,000। ओके, तो 15,000 रुपए जो है डेटर्स के ऊपर हम लोग आरडीडी मेंटेन करेंगे। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड पे डेटर्स में से हम लोग जो है आरडीडी माइनस करेंगे, और दूसरा इफेक्ट दिखाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है? पोस्टिंग या फिर ये 3 एडजस्टमेंट्स नो सर। समझ में आए? यस सर। ओके, अभी एक लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। लास्ट एडजस्टमेंट देखिए क्या दिया है उन्होंने। द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश is to be calculated on the basis of profit, sorry, on the basis of last year profit which was rupees 1,80,000। अभी जैसे मैंने कहा कि डेथ में क्या होता है कि पार्टनर जो है वो मर जाता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जिस दिन उसकी मौत हो गई उस दिन तक का प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और उसमें से उस पार्टनर का जितना भी शेयर होगा उसको दिया जाएगा उस डिसीज पार्टनर को। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? एक तो पहले पिछले कुछ सालों का एवरेज निकालेंगे, या फिर पिछले साल का प्रॉफिट अज्यूम करके उसके ऊपर ही हम लोग जो है कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे मिस्टर राजेश जो है डिसीज पार्टनर है, और उसकी मौत हो गई है 30 जून को, 30 जून को। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में वो अप्रैल में था, मई में था और जून में था, इसका मतलब वो 3 महीने बिजनेस में था। तो अभी हमें क्या करना है, ये 1,80,000 जो है इसमें से 3 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करके इसमें राजेश का जो शेयर होगा वो उसको हमें देना पड़ेगा। ओके, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो 1,80,000 प्रॉफिट है इन 3 मंथ्स मतलब 3/12 इनटू राजेश का जो भी शेयर होगा। ओके, राजेश कितना शेयर है उनका, इक्वल पार्टनर्स है, तो इनटू 1/3। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अलाइव
डिवाइडेड बाय 12 इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। ओके, तो प्रॉफिट हुआ है हमें 1,80,000, उसमें से 3 महीने का हमें कैलकुलेट करना है, तो इंटू 3/12 इंटू 1/3, क्योंकि जो डिसीज पार्टनर है राजेश, उसका शेयर है 1/3, तीनों ही इक्वल पार्टनर्स है, तो शेयर कितना हो जाएगा उसका 1/3। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा, ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, 12 1 जा, और यहाँ पे कितना आएगा 12 1 जा 6, तो यहाँ पे 5 आएगा, 12 5 जा 60, 1 2 3। तो यहाँ पे राजेश का शेयर कितना आ जाएगा प्रॉफिट में 3 महीने के लिए, तो वो आएगा 15,000। ओके, समझ में आया प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया हमने। Yes, sir. तो पिछले साल का हमें प्रॉफिट दिया है उन्होंने 1,80,000, और उन्होंने बोला है कि राजेश की जब मौत हुई, ओके, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश, तो राजेश की जब मौत हुई उस दिन तक का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट विच वाज 1,80,000। तो पिछले साल 1,80,000 प्रॉफिट हुआ ऐसे हम लोग एज्यूम करेंगे, और उसमें से 3 महीने का प्रॉफिट, 3 महीने का क्यों निकालेंगे, क्योंकि राजेश करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल मई और जून ये 3 महीने था। याद रखो पिछले साल का तो उसको दिया होगा, फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज हो गया 31 मार्च को, तो उस पिछले साल का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से उसका शेयर तो उसको मिला होगा, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट तो अभी तक हमने निकाला नहीं, वो तो ईयर लोग निकालेंगे। तो फिलहाल 30 जून तक का प्रॉफिट जो है हम लोग निकालेंगे, और उसमें से राजेश का जितना शेयर होगा उसको हम लोग दे देंगे। तो 1,80,000 का 3 मंथ्स का हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे, 3 मंथ्स का शेयर निकालेंगे, और उसमें से जो भी डिसीज पार्टनर का शेयर है, राजेश का शेयर है, वो उसको दे देंगे, तो वो आएगा 15,000। अभी ये जो 15,000 है इसको हम लोग मिस्टर राजेश को देंगे, उसके लिए हम लोग एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1000 टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे डिसीज पार्टनर है राजेश, इसके लिए टू राजेश कैपिटल अकाउंट। ओके, क्या एंट्री होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15,000 टू राजेश कैपिटल अकाउंट 15,000। ओके, अब इसको इसका इफेक्ट हमें देना है, तो इसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, तो एक इफेक्ट देंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, क्योंकि उतना प्रॉफिट जो है हमें पार्टनर को देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। राजेश के कॉलम में लिखेंगे हम लोग 15,000, राकेश और महेश को तो नहीं दे रहे हम लोग, सिर्फ राजेश को दे रहे, तो यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, राजेश के कॉलम में लिखेंगे हम लोग 15,000, और दूसरा इफेक्ट जो है वो हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ओके, अमाउंट विल बी 15,000। ओके, तो 3 महीने का प्रॉफिट जो है हमने निकाला, उसमें से राजेश का शेयर जो है वो भी हमने निकाला, तो 1,80,000 का 3 महीने का शेयर, और उसमें से राजेश का शेयर वो आ रहा है 15,000। तो उसको हमने किस तरह से कैलकुलेट किया, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया उसको। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा प्रॉफिट हमने लिया है, उसको मल्टीप्लाई किया है 3/12 से, क्योंकि वो 3 महीने बिजनेस में था और टोटल महीने होते हैं साल के 12, तो इंटू 3/12 इंटू राजेश का जो भी शेयर है, अभी तीनों पार्टनर्स इक्वल पार्टनर्स है, तो रेशो कितना हो जाएगा उनका 1/3, 1/3 और 1/3। तो यहाँ पे राजेश का शेयर है 3, तो इंटू 1/3 करेंगे हम लोग, ये 3 और 3 कट हो जाएगा, 12 यहाँ पे 15 आएगा, और ये 3 0, तो 15,000 रुपीज जो है वो उनका शेयर हो जाएगा, सॉरी राजेश का शेयर हो जाएगा 3 महीने के लिए प्रॉफिट का। तो 3 महीने का एज्यूम करेंगे हम लोग प्रॉफिट, उसको हमें देना है 15,000,
तो उसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट। तो उसका एक इफेक्ट हम लोग देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, राजेश के कॉलम में लिखेंगे 15,000। और दूसरा इफेक्ट जो है वो हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अमाउंट विल बी 15,000। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. अभी खत्म हो गया प्रॉब्लम, तो अभी क्लोज करेंगे हम लोग। एडजस्टमेंट्स तो सारी हो गई है, तो अभी एक एक करके हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। कौन सी साइड बड़ी? Debit side. डेबिट साइड। डेबिट में 40 और 15 है, तो 55,000 वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 55,000। उसमें से 40,000 माइनस कर देंगे तो कितना बैलेंस आएगा? 15,000. 15,000। ये क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लॉस। Loss. लॉस, ओके, दिस विल बी रिवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि लॉस वाली साइड ज्यादा है। डेबिट में हम लोग लॉस लिखते, क्रेडिट में हम लोग गेन लिखते। तो 55,000 का लॉस हुआ है और 40,000 का गेन हुआ है। बैलेंस जो आएगा 15,000 दैट विल बी लॉस। अभी ये लॉस तीनों पार्टनर्स को हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि तीनों ही इक्वल पार्टनर्स है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय राजेश कैपिटल अकाउंट। अभी 15,000 को इक्वल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग? 5,000. 5,000 ईच। तो यहाँ पे हम लोग राजेश को देंगे 5,000, राकेश को देंगे 5,000 और महेश को देंगे 5,000। तो तीनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे हम लोग। 15,000 जो लॉस हुआ है तीनों को इक्वली दिया जाएगा। तो राजेश कैपिटल को 5,000, राकेश को 5,000 और महेश को 5,000। अभी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लॉस आया है, उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? लॉस कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम लोग? क्रेडिट में जो लॉस आया है उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? Partners capital account debit side. करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। वहां से लॉस जो है वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। तो यहाँ पे आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उसके लिए एंट्री ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब भी हम लोग लॉस को ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, हमारी एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, याद रखिए क्रेडिट में बैलेंस आया है तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा डेबिट में, और डेबिट में अगर बैलेंस आया है तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा क्रेडिट में। कैपिटल का बेसिक पार्ट याद रखिए आप। प्रॉफिट अगर है तो उसको देना है पार्टनर्स को, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। लॉस अगर है तो उसको रिकवर किया जाएगा पार्टनर से, तो उसको कैपिटल अकाउंट में हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे लॉस है, रिकवर करना है पार्टनर से, अमाउंट रिसीवेबल है पार्टनर से, और इसके लिए उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, उसके बाद अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। पहले हम लोग राजेश का कैपिटल अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि वो डिसीज पार्टनर है, उसका हिसाब कर लेते। तो राजेश की कैपिटल की क्रेडिट टोटल आ रही है 5,15,000। उसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5,15,000। उसमें से डेबिट माइनस करेंगे 5,000, तो बैलेंस कितना आएगा? 5,10,000। ओके, अभी इतने कैश तो हमारे पास है नहीं, तो जैसे मैंने कहा हम लोग क्या करेंगे, उसको लोन में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन लोन किसका होगा? तो वो एग्जीक्यूटर या फिर लीगल हेयर का होगा। अभी राजेश तो इस दुनिया में है नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो लीगल हेयर या फिर एग्जीक्यूटर जो होगा, एग्जीक्यूटर मतलब उसका जो भी घर का व्यक्ति होगा जो लीगली उसके इमीडिएटली बाद आता है और जिसका अधिकार होता है, तो जो है हम लोग ये पैसे दे देंगे। तो एंट्री होगी राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू एग्जीक्यूटर लोन। तो 5,10,000 है इज अमाउंट पेएबल टू राजेश। उसका टोटल कैपिटल बिजनेस में है 5,15,000। उसमें से 5,000 रुपए रिवैल्यूएशन लॉस हमने माइनस कर दिया है, तो उसको अभी अमाउंट पेएबल जो होगी वो होगी 5,10,000। तो ये 5,10,000 अमाउंट जो है हम राजेश को नहीं पे कर सकते, क्योंकि वो अभी इस दुनिया में है नहीं।
तो हम लोग क्या करेंगे, उसके जो लीगल हेयर्स है जिनको एग्जीक्यूटर कहा जाता है, उनके लोन अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उतनी कैश भी नहीं है हमारे पास। ओके, कैश यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हार्डली 1 लाख रुपए कैश है हमारे पास, तो हम लोग उसको पार्ट पेमेंट वगैरह ऐसे कुछ नहीं करेंगे, सीधा पूरी अमाउंट जो होगी उसको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, एग्जीक्यूटर्स लोन। ओके, तो ये जो एग्जीक्यूटर लोन आया है इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एग्जीक्यूटर्स लोन 5,10,000। तो यहाँ पे राजेश जो डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल हमने क्लोज कर दिया, उसको अमाउंट पेएबल है 5,10,000, तो उसको हम लोग इमीडिएटली कैश में पे नहीं करेंगे, उसको ट्रांसफर किया जाएगा लोन अकाउंट में। उसके लिए एंट्री होगी हमारी राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो यहाँ से हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में, तो उसको दिखाएंगे हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ओके, बाकी पार्टनर जो है वो तो कंटिन्यूइंग है, तो उनका क्लोज कर देंगे हम लोग। तो राकेश की कैपिटल की टोटल आ रही है 2 लाख, महेश की भी है 2 लाख, उसको लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड में यहाँ पे 2 लाख, और उसमें से ये 5,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस आएगा 1,95,000 महेश का, राकेश का भी उतने आएगा 1,95,000। अब ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है, इसके लिए इनका जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो होगा बैलेंस कैरीड डाउन, और फिर यहाँ से उनका जो भी कैपिटल का बैलेंस है उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैपिटल राकेश 1,95,000 और महेश 1,95,000। ओके, और फिर लास्ट में जो है हम लोग बैलेंस शीट को क्लोज कर देंगे। समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया? तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद जो लॉस आया था उसको हमने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया, उनका रेशो था इक्वल, तो 1:1:1, तो हर एक को 5,500 हमने दे दिए। ओके, उसके बाद हमने राजेश का कैपिटल अकाउंट क्लोज किया, तो उसके कैपिटल की हमने टोटली क्रेडिट की, उसमें से डेबिट जो है माइनस किया, तो ये जो है दिस इज अमाउंट पेएबल टू राजेश। तो उसके एग्जीक्यूटर जो होंगे उनको वो अमाउंट हम लोग पे करेंगे, लेकिन इतनी कैश हमारे पास है नहीं, तो इसके लिए उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे लोन में। तो यहाँ पे राजेश के जो एग्जीक्यूटर्स होंगे उनके लोन में हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री होगी राजेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, तो उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे लोन में, तो उसको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। ओके, बाकी जो पार्टनर्स है राकेश और महेश वो तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, तो उनका तो कैपिटल कंटिन्यू होगा, तो उनके कैपिटल की क्रेडिट की टोटल लेंगे, उसमें से ये जो रिवैल्यूएशन लॉस है इसको माइनस किया जाएगा, और ये जो इनका बैलेंस है दिस इज देयर कैपिटल बैलेंस, इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, उसको दिखाएंगे एज कैपिटल, और फिर बैलेंस शीट जो है उसको क्लोज किया जाएगा। समझ में आया कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इस प्रॉब्लम को? यस सर। कर पाओगे इसको सॉल्व? इसको सॉल्व कीजिए आज। ओके, शाम को मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा ग्रुप के ऊपर। ओके, फिर आप उसको देख सकते हो, इजी प्रॉब्लम है, डेथ का पार्ट बहुत इजी होता है। ओके, आपको बस पोस्टिंग करनी है। ओके, जनरली यहाँ पे गुडविल वाला पार्ट नहीं आएगा, आया तो भी इजी है। ओके, तो पोस्टिंग कर लेंगे पहले हम लोग सारी, रिवैल्यूएशन के 3-4 एडजस्टमेंट्स होंगे, और लास्ट में प्रॉफिट वाली एक एडजस्टमेंट होगी, तो हम लोग इस तरह से जो है प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, तो जितने महीने वो बिजनेस में था उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, और उसमें से उसका जो भी शेयर होगा वो निकाल के उसको दिया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट। तो एक इफेक्ट जाएगा कैपिटल के क्रेडिट में, और दूसरा इफेक्ट हम लोग दिखाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड। ओके, और लास्ट में फिर हम लोग हिसाब करेंगे, तो जो भी अमाउंट पेएबल होगी उसको ट्रांसफर किया जाएगा एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ओके, समझ में आया कैसे करेंगे इसको हम लोग? यस यस सर। ठीक है, फिर रुकते हैं हम लोग आज, कल नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज इसको आप सॉल्व कीजिए जरूर। ओके, मैं शाम तक इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपको,
तो आप इसको कंप्लीट कीजिए। ओके, जो भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको रेगुलरली सॉल्व करते जाइए। ओके, उसको कंप्लीट रखिए, ऐसे मत कीजिए कि बाद में करेंगे फिर वो रह जाएगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेगुलरली इसको जो है आप सॉल्व करते जाइए। ओके, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो। इनकेस आप शिरूर में आए हो तो मुझे मिल के जाइए, जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो क्लियर करके जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो कल कंटिन्यू करते।